हम क्या कर रहे थे, लिंग अनुपात को हम कर रहे थे और इसमें हमने जाना कि जो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या पता करने के लिए हम लिंग अनुपात का सूत्र लगाएंगे। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और गुणा में 1000 करेंगे। कारण है इसका, इससे हमें ये पता चलेगा कि 1000 हम 1000 गुणा में क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इससे ये पता चलेगा कि भी 1000 जो पुरुष हैं उनके पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। अगर यहाँ नीचे हम पुरुष लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। अगर स्त्रियां नीचे लिखते हैं, हम पुरुष ऊपर लिखते हैं, तो पता चलेगा 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है। तो हमारे देश में निकाला जाता है, उसमें पुरुषों 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र इस प्रकार रहेगा। अब लिंग अनुपात का अगर हम पता लगाएं तो भारत में 940 व्यक्ति पुरुष स्त्रियां हैं, पुरुषों के 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, 940 2011 की जनगणना के अनुसार ये। तो हमारे इस सूत्र के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि स्त्रियों की संख्या भारत में पुरुषों के मुकाबले कितनी है। तो अगर भी देखा जाए तो लगभग 60 जो पुरुष हैं वो अधिक हैं स्त्रियों के मुकाबले। इस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि लिंग अनुपात कितना है किसी क्षेत्र का या किसी देश का। इसका इस्तेमाल हम किसी भी देश, अपने पूरे देश के लिए, अपने किसी स्टेट के लिए या अपने गांव के लिए किसी भी क्षेत्र का अनुपात निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। उसके बाद है आयु संरचना हम पढ़ेंगे। फिर आयु संरचना, आयु संरचना का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम ये पता लगाएंगे कि भाई उम्र के हिसाब से हमारी जनसंख्या की बनावट कैसी है। आयु संरचना के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। नंबर 1 है बाल आयु वर्ग। पहला हमारा आयु वर्ग कौन सा है, बाल आयु वर्ग। इसमें कितने आ जाएंगे, 0 से 14 वर्ष तक के, 0 से 14 वर्ष तक की इसमें शामिल किए जाते हैं बालक। कौन सी आयु वर्ग में, जो हमारा पहला आयु वर्ग है जनसंख्या का, उसके अंतर्गत हम इसको लेते हैं 0 से 14 वर्ष तक। इसको हम बोलते हैं बाल आयु वर्ग, या फिर इसको हम युवक या तरुण वर्ग भी कहते हैं। युवक भी कह सकते हैं इसको, बाल को युवक कहते हैं तो ये ठीक है, तरुण भी कहते हैं, तरुण आयु वर्ग भी कह सकते हैं, तरुण आयु वर्ग। नंबर 2 है, वो है हमारा प्रौढ़ या वयस्क, प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग। इसमें हम किसको लेंगे, इसमें हम 15 से और 59 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक के व्यक्तियों को इसमें हम लेंगे। प्रौढ़ कहें चाहे उसको हम वयस्क कहें, यह आयु वर्ग है, इसमें आते हैं उम्र क्या है 15 से 59 वर्ष तक की है। और नंबर 3 है, वो है आपका वृद्ध आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग। इसमें हम किसको लेते हैं, 59 तक तो इसमें आएंगे 60 से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर के जो है वो वृद्ध आयु वर्ग में है। तो ये 3 हमारी आयु संरचना, हमारी आयु के हिसाब से जो जनसंख्या की बनावट है उसको हम ज्ञात करने के लिए 3 ग्रुपों में बांटते हैं जनसंख्या को। पहला है तरुण आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, दूसरा है प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग 15 से 59 साल,
और तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग 60 वर्ष से ऊपर। इस प्रकार इन 3 वर्गों के बारे में हम जानेंगे। अब तीनों वर्गों का अलग अलग से हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो तरुण आयु वर्ग है ये 0 से 14 तक के होते हैं। तो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इस आयु वर्ग में, और इनसे काम नहीं करवाया जा सकता। ये कानून है भारत में कि 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से कोई अगर काम लेता है तो वो बाल अपराध के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा, वो काम नहीं ले सकते हम। ये बच्चों का पढ़ाई संबंधी कार्य इसमें करवाया जा सकता है, बाकी इसमें किसी उद्योग में, किसी फैक्ट्री में या किसी घरेलू काम में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता या कार्य उससे नहीं करवाया जा सकता। तो ये आश्रित आयु वर्ग है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रौढ़ आयु वर्ग के ऊपर। ये काम नहीं करने वाले हैं और ये काम करने वालों पर आश्रित है। तो काम करने वाला आयु वर्ग देखो प्रौढ़ आयु वर्ग है, 15 से 59 साल के जो होते हैं वो काम करने वाले होते हैं। जनसंख्या का ये ग्रुप, सेकंड जो ग्रुप है ये हमारे काम करने वाला है, वर्कर पॉपुलेशन बोलते हैं इसको, वर्किंग पॉपुलेशन, काम करने वाली जनसंख्या। ये बच्चे इस पर डिपेंड रहते हैं, सेकंड वाले प्रौढ़ आयु वर्ग के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनका भरण पोषण, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का सारा जो खर्च है वो ये सेकंड आयु वर्ग, प्रौढ़ और वयस्क आयु वर्ग उठाता है। ये आयु वर्ग सबसे ज्यादा किन देशों में पाया जाता है, ये आयु वर्ग ज्यादा जो विकासशील देश हैं उनमें ये आयु वर्ग अधिक पाया जाता है। अविकसित देशों में भी ये आयु वर्ग ज्यादा पाया जा सकता है, लेकिन वहां डेथ 15-14 साल से पहले ही हो जाती है क्योंकि मेडिकल सुविधाएं इतनी नहीं है। लेकिन विकासशील देशों में मेडिकल सुविधाएं अच्छी होने की वजह से भारत जैसे देशों में ये जनसंख्या अधिक पाई जाती है, बच्चों की संख्या अधिक पाई जाती है, तो जो तरुण आयु वर्ग है वो अधिक पाया जाता है। फिर कुछ एक देश ऐसे हैं जिनमें प्रौढ़ आयु वर्ग भी बहुत पाया जाता है। भारत प्रौढ़ आयु वर्ग में भी अव्वल है क्योंकि हमारे बहुत सारे जनसंख्या जो है इस आयु वर्ग में आती है। तो कार्य करने वाली जनसंख्या अगर अधिक होगी तो उस देश का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो सकता है। अगर उसको सही कार्य मिल जाए इस आयु वर्ग को तो वो देश का विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है और अपने आश्रितों को वो ठीक ढंग से पालन पोषण वो कर सकता है। तो ये आयु वर्ग विकासशील देशों में पाया जाता है, ये वर्किंग जनसंख्या कहलाता है। और इस जनसंख्या के लोग जो है ऊपर वाले ग्रुप को और नीचे वाले ग्रुप को जो है वो आश्रय प्रदान करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और उनके खर्चे उठाते हैं। जो थर्ड आयु वर्ग है वृद्ध आयु वर्ग, इस आयु वर्ग में 60 वर्ष से ऊपर के आते हैं। तो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वृद्ध कहते हैं, वो काम नहीं कर सकते। ये भी डिपेंडेंट जनसंख्या होती है, आश्रित जनसंख्या होती है। और ये भी किस पर आश्रित है, सेकंड वर्ग के ऊपर, प्रौढ़ और वयस्क आयु वर्ग के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो इस प्रकार की आयु वर्ग जो है उन देशों में पाई जाती है जो देश विकसित हैं। विकसित देशों में ये वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाने का कारण क्या है, मेडिकल सुविधाएं ज्यादा विकसित कर ली है उन देशों ने, और उन देशों की जनसंख्या जो है वो जन्म कम लेते हैं उनके यहाँ बच्चे, और मृत्यु भी बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या जो पाई जाती है थर्ड ग्रुप वाली, ये जापान में पाई जाती है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है। वहां वृद्धों की जनसंख्या अधिक है बच्चों के मुकाबले, क्योंकि जनसंख्या को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जनसंख्या की ग्रोथ कम होने दे रहे हैं और मर्दों को मरने कम दे रहे हैं, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं बहुत अव्वल किस्म की हैं, उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं इनके पास उपलब्ध है। इसलिए यह आयु वर्ग जो है उन देशों में, विकसित देशों में अधिक पाया जाता है। यह आयु वर्ग विकासशील देशों में और ये भी विकासशील देशों में ज्यादा पाया जाता है। तो ये आश्रित हैं, अपने खाने पीने संबंधी सभी खर्चे, दवाई, मेडिकल सुविधाएं जितने भी हैं सब की सब जो है वो ये उठाते हैं। तो ये 3 आयु के हिसाब से हमने वर्ग पढ़े हैं। आयु संरचना के 3 हमने ग्रुप बनाए हैं और उनको जाना है कि कहाँ किस देश में ये जनसंख्या कितनी पाई जाती है, उसके कारण जाने हैं कि क्यों पाई जाती है। और हमने जनसंख्या का जो लिंग अनुपात निकालने का सूत्र है वो भी आज यहाँ समझा है। उसमें हम करेंगे लिंग अनुपात निकालने का सूत्र बराबर है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, और गुणा कितने से करेंगे, 1000 से करेंगे। भारत के लिंग अनुपात जो है वो 940 है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 940 है, प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 940 स्त्रियां पाई जाती हैं। तो आज हमने ये समझा कि जनसंख्या संगठन क्या है, लिंग अनुपात निकालने का सूत्र क्या है और हमारा लिंग अनुपात कितना है,
हमने आयु संरचना के बारे में जाना कि आयु के हिसाब से जनसंख्या को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, वो तीनों हमने समझे। उन पार्ट्स के क्या क्या कार्य हैं, उस जनसंख्या के उन भागों के कार्य क्या क्या हैं, किस प्रकार वो जनसंख्या किन किन देशों में कितनी पाई जाती है, ये सब चीजें आज हमने जान ली। आज के लिए हमारे थर्ड लेसन का इतना कार्य है, बाकी हम रेगुलर करेंगे कल।